हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कर्तव्य किशोर और मैं यहाँ AR एजुकेशन जो चैनल है यूट्यूब पे, मैं यहाँ राजनीति विज्ञान पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ी समय के बाद। लेकिन अभी राजनीति विज्ञान पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं और आराम से पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने सत्ता की साझेदारी जो है इसका पहला 2 टॉपिक पढ़ाया था। पहला 2 टॉपिक में था आपका इसका अर्थ और बेल्जियम। मैंने इस देश के बारे में आपको पहला वीडियो में बताया था। आज मैं बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है श्रीलंका। और श्रीलंका के साथ साथ हम आज बेल्जियम की समझदारी पे भी नज़र रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रीलंका से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रीलंका देश में क्या क्या है। जैसे मैंने बेल्जियम में बताया था कि वहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, कितने भाषा वहाँ पे बोली जाती है। बेल्जियम कौन से महादेश में पड़ता है। बेल्जियम यूरोप का जो छोटा सा देश है। इस बारे में मैंने आपको डीपली से समझाया था और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे समझे होंगे। अगर कोई सी भी त्रुटि हो या कोई सा भी आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन हो हम पूछने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपका आंसर दे दूँ और निश्चित मैं दूँगा। तो अब शुरू करते हैं आज का क्या कहते हैं क्लास। और आज के क्लास में हम शुरू करते हैं श्रीलंका से। सत्ता की साझेदारी पहले NCERT क्लास 10th की है। और रही बात बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड की जो होती है तो NCERT अगर आप पढ़ लेंगे तो बिहार बोर्ड जैसे आप बोर्ड पे कोई मतलब क्या कोई दिक्कत उतना नहीं होगी नहीं। वैसे भी मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका थोड़ी देर के बाद। लेकिन NCERT का पहले मेन फोकस NCERT पे रखना चाहिए, क्योंकि इसी से सब कुछ पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, आप लोग जानते होंगे कि श्रीलंका एक देश है जो भारत देश का जो दक्षिणी हिस्सा है। जैसे कि भारत का जो ये इस तरह से जो नीचे होता है, आप मैप में देखे होंगे, तो यहाँ पे एक टापू जैसे द्वीप जैसे बना रहता है। तो यही श्रीलंका देश है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये श्रीलंका का मैंने यहाँ पे फिगर आउट मैप बनाया है। मान के चलिए श्रीलंका। तो कह ये रहा है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मतलब कि श्रीलंका जो है आपको एक द्वीप, चारों तरफ से जो सागर हो, बीच में एक क्या कहते हैं लैंड हो, भूमि हो का टुकड़ा हो, तो उसको द्वीप बोलते हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जैसा कि मैंने बताया था, और अभी भी श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट के कुछ दूरी नीचे एक स्थित है। तो इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। ये जो श्रीलंका देश है इसकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है, जो आंकड़ा जो बताया जाता है 2 करोड़। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी जातीय समूह के लोग रहते हैं। जैसा कि हम दक्षिणी एशिया के बारे में जानते हैं कि हर दक्षिणी एशिया सब में जो जातीय समूह होते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती है, वैसे श्रीलंका में भी हमें जातीय समूह देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें 2 भाषाएं देखने को मिलती है। श्रीलंका जो देश है उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वो हमें देखने को मिलती रहती है। पहला सिंगली 74% और दूसरा तमिल 18%। सिंगली, पहली भाषा का नाम सिंगली है। सिंगली भाषा श्रीलंका देश के 74%
लोग बोलते हैं और तमिल भाषा केवल और केवल 18% लोग बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं सिंहली भाषा कितना महत्वपूर्ण है उस देश के लिए। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग श्रीलंका के मूल निवासी हैं। जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो लोग अपने आप को श्रीलंका का मूल निवासी बताते हैं। और तमिल भाषा जो है वो हमारे भारत देश के जो दक्षिणी क्षेत्र में सबसे दक्षिणी तट पे जो तमिलनाडु देश है उससे जो कुछ लोग जो श्रीलंका में बसे थे जब 1948 में जो आज़ादी हुई थी श्रीलंका की, तो उसमें जाकर के बसे थे। तो वहीं पे वहीं से शुरुआत हुआ। तमिलनाडु से जो कुछ लोग जो गए थे श्रीलंका, वहाँ तमिल बोलचाल शुरुआत की, तो श्रीलंका में भी तमिल भाषा का प्रयोग हुआ। तो केवल और केवल 18% तमिल वहाँ पे बोला जाता था। 18% लोग तमिल बोलते हैं। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इसका अर्थ ये है कि जब सिंहली समुदाय का जब बहुसंख्यक समुदाय है तो उस पे क्या कहते हैं उसके बल पे शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। जो श्रीलंका में जो शासन है उस पे अपना बल जताया, अगर एक प्रकार से समझा जाए। क्योंकि एक तो बहुसंख्या में 74% बोलने वाले हैं सिंहली भाषा, तो वो अपना ताकत श्रीलंका की सरकार के ऊपर जताना चाहा, शासन व्यवस्था के ऊपर जताना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए। लोकतांत्रिक रूप से, जैसा कि इस पॉइंट को फिर से ध्यान से सुनिए, इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए। इसका अर्थ ये है कि जो इस देश में जो 74% क्या कहते हैं सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, तो उनका जो क्या कहते हैं उसको ध्यान में रख करके सरकार कदम उठाती थी, या कोई कानून वगैरह या कोई कुछ भी होती तो सिंहली भाषा के तहत उठाती थी। क्योंकि 74% तो अति बोलने वाले लोग थे श्रीलंका में, तो उस पर ध्यान में रख करके उन्होंने ये किया था। तो आइए अब अगले पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं। श्रीलंका वाले टॉपिक पे हमारा 8वां पॉइंट कहता है कि 1956 में एक कानून बनाया गया। श्रीलंका जो देश है उसमें 1956 में एक कानून बनाया गया। 1948 में श्रीलंका देश आज़ाद हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा, काम आएगा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। वो जो कानून बना था उसमें सिंहली भाषा जो थी, जिसके 74% क्या कहते हैं जनसंख्या में 74% लोग जो सिंहली भाषा का प्रयोग करते थे, उस सिंहली भाषा को श्रीलंका की सरकार ने उसको राजभाषा का एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया। सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता की नीति बनाए गए। अब श्रीलंका में जो सरकारी नौकरी भी हो रही हो उसमें सिंहली भाषा को ही प्राथमिकता बनाया गया कि सिंहली भाषा जो है मतलब है जो बोल रहा है, जिसकी सिंहली भाषा बोलने की प्राथमिकता है, उसको सरकारी नौकरी दिया जाए। ये वहाँ के सरकारों का कानून सब था। सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना शुरू किया। ये जो सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। तो वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देना चाहा सिंहली भाषा के लोगों ने, देना शुरू कर दिया। हमारा 12वां पॉइंट ये कह रहा है, इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज हो गई। जाहिर सी बात है,
जब क्या कहते हैं सिंगली भाषा बोलने वाले को सभी सुविधाएं मिलेगी तो तमिल भाषा के लोग नाराज होंगे, ये स्वाभाविक सी बात थी। सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिलों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार और राजनीतिक पार्टियां जो थी श्रीलंका की, वो तमिलों के खिलाफ काम कर रही थी, ये सबको पता था। और सब इसके उदाहरण देख सकते हैं कि सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया। क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में भी सिंगली भाषा जो बोलेंगे वही सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, ये दे दिया। और अब अगला पॉइंट, तमिल लोगों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टियां बनाई ताकि तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जा सके। फिर तमिल भाषा के लोगों ने ये सोचा कि हम एक अपना राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसका यही लक्ष्य होगा कि श्रीलंका का राजभाषा तमिल भाषा को तय किया जाए, तमिल भाषा को बनाया जाए श्रीलंका का राजभाषा। तमिल भाषा के लोगों ने कहा कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सभी को दिया जाए, जबकि तमिल भाषा ने ये एक अपनी तरफ से एक पॉइंट रखा था कि उनका ये भी लक्ष्य था कि शिक्षा और रोजगार में न सिंगली भाषा देखा जाए और न ही क्या कहते हैं तमिल भाषा देखा जाए। शिक्षा और रोजगार में सबका समान अधिकार, समान हक है, वो सभी को मिलना चाहिए समान रूप से। ये क्या था, तमिल भाषा लोगों का कहना था। तो आइए हम जैसे कि अब आखिरी कुछ पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं, जिससे हमारा श्रीलंका टॉपिक जितना था वो पूरा कवर हो जाएगा। हमारा 16वां पॉइंट बोल रहा है सिंगली भाषा के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। जैसा कि हमने इससे पिछली वाला 15वां पॉइंट जो देखा था कि तमिल भाषा के लोगों ने जो प्रस्ताव रखा था सरकारों के बीच कि न ही सिंगली भाषा देखा जाए न ही तमिल भाषा देखा जाए, सभी को समान रोजगार, समान क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो इसका समर्थन सिंगली भाषा के लोगों ने नहीं किया। दोनों भाषाओं के लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। जब क्या कहते हैं तमिल भाषा के लोगों को के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि तमिल भाषा के लोगों के अंदर और नाराज़गी उत्पन्न होगी और तनाव बढ़ेगा। जब नाराज़गी ज़्यादा उत्पन्न होती है तो तनाव बढ़ती है। ये हमने क्या कहते हैं बेल्जियम देश के बारे में भी पढ़ा था तो देखा था। तमिल भाषा के लोगों ने अपना एक अलग संगठन बनाई। जो तमिल भाषा के लोग थे वो फिर अपना एक अलग संगठन बनाए, एक समूह बनाए और उस संगठन का नाम उन्होंने रखा था लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम जो तमिल भाषा के लोगों ने जो संगठन बनाए थे उसका नाम था। सिंगली भाषा और तमिल भाषा दोनों समुदाय के बीच टकराव हुई और गृह युद्ध शुरू हो गया। तनाव इतनी बढ़ गई थी कि दोनों भाषा के समुदायों के बीच में तनाव उत्पन्न जब हो गया तो गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का अर्थ ये हुआ कि जो श्रीलंका देश है उसके अंदर ही जिस दो समुदाय के बीच लड़ाई हो रही है तो वो देश के अंदर जो लड़ाई होती है आपस के लोगों के बीच में उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो श्रीलंका के ऊपर मैंने दी। 19 पॉइंट लग रहे हैं लेकिन सही में अगर इसको हम शॉर्टेज करें तो 7-8 पॉइंट ही बनेंगे, लेकिन मैं इसको 19 तक इसलिए ले गया क्योंकि ताकि छोटा छोटा पॉइंट आपको समझ में आए और जल्दी ही छोटा छोटा चीज़ जल्दी समझ में दिमाग में सेट हो जाती है, तो इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है। और एकदम छोटा छोटा पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा ये सब पॉइंट है, ये सभी पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बैठ ही गया होगा। तो ये थी हमारी श्रीलंका के ऊपर टॉपिक। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी का चौथा टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी। इससे पहले बेल्जियम देश के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो अभी मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि बेल्जियम देश में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। पहला डच भाषा। डच भाषा का प्रयोग 59% लोग करते थे। इस क्षेत्र में डच भाषा
इस क्षेत्र में डच भाषा का प्रयोग होता था, और इस क्षेत्रों में आपको फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था। और ये क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में आपको जर्मन भाषा का प्रयोग होता था। तो कहानी ये थी कि ये सभी तो भाषा प्रयोग थे, लेकिन इस डच भाषा के क्षेत्र में एक शहर का नाम था, जिसका नाम, जो बेल्जियम देश की राजधानी थी, जिसका नाम ब्रुसेल्स था। तो इस क्षेत्र में उल्टा सीन था। इस क्षेत्र में उल्टा सीन क्या था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और कम लोग डच भाषा का प्रयोग करते थे। शायद मेरे ख्याल से 80% लोग यहाँ पे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और केवल 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस वजह से हमारे बेल्जियम जो देश जो थी, उसमें क्या कहते हैं, फ्रेंच भाषा की महत्व कम जनसंख्या होने के बावजूद भी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण से वहाँ पे तनाव हुई थी। तो आइए, बेल्जियम की समझदारी ये थी कि उस पिछली वीडियो में भी एक था कि नेताओं ने सबको साथ ले जाने की बात करी थी। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं बेल्जियम की समझदारी इस टॉपिक पे। पहला पॉइंट, बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों, सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। बेल्जियम ने सबको साथ ले जाने का स्वीकार किया कि डच भाषा का क्या कहना है, फ्रेंच भाषा का क्या कहना है, इन दोनों का क्या मत है, उस हिसाब से वो अपना क्या कहते हैं, कोई भी कानून बनाते थे। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों में संख्या समान रखी थी। जो सरकारें होती है, तो जहाँ पे कानून बनते हैं वो केंद्र सरकार सब में बनते हैं। तो केंद्र सरकार में डच भाषी लोगों की संख्या और जर्मन भाषी लोगों की संख्या समान रखी, ताकि कोई दिक्कत ना हो, हमारे क्या कहते हैं, देश के अंदर गृह युद्ध उत्पन्न ना हो। इसके पीछे वहाँ की सरकार ने पूर्ण रूप से प्रयास किया। विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो। यहाँ पे बेल्जियम जो देश था, उसमें विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों समूह के सांसद क्या कहते हैं, मौजूद हो, दोनों समूह के सांसद सब रहें और उन सांसदों का बहुमत हो। जब दोनों समूह के सांसद रहेंगे, दोनों समूह के सांसदों का बहुमत होगा, तभी वो कोई कानून पारित किया जाएगा और कानून उस देश में, बेल्जियम देश में लगेगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। केंद्र सरकार की जो अनेक प्रकार की क्या कहते हैं शक्तियां जो थी, वो देश के दोनों क्षेत्रीय सरकार को दी गई। डच भाषा इस क्षेत्र के भी सरकार को दी गई और इस क्षेत्र के भी सरकार को वो शक्तियां दी गई। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से गृह युद्ध ना हो, इसके पीछे लगी थी और दोनों समुदाय के लोगों का अच्छे से वो क्या कहते हैं उपाय निकाला कि किस तरीके से कलेश उत्पन्न, तनाव उत्पन्न न हो, नाराज़गी सब दूर हो जाए। तो आइए अब हम अगले पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं और बेल्जियम की समझदारी टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो उसका 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बेल्जियम देश की जो सरकार थी, वो वहाँ की जो राज्य सरकार थी, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। वो भी कोई कानून बना सकती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो केंद्र जो थी, उसकी सरकार थी, उस सरकार का क्या था, विकास के लिए डच भाषा के लोग डच भाषी और फ्रेंच, जिस तरह केंद्र जो थी वो अपनी सरकार में विकास के लिए डच भाषी फ्रेंच भाषी दोनों लोगों को ली थी, उसी प्रकार राज्य भी अपनी सरकार को विकास के लिए डच भाषी फ्रेंच भाषी डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों
सारे लोगों का क्या कहते हैं साथ लिया था और दोनों लोगों के साथ सरकार का विकास किया था अपने राज्य में। तो ये पॉइंट थी इसका अर्थ। अब छठा पॉइंट, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी है। बेल्जियम देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी तीसरा सरकार का गठन किया गया, तीसरा सरकार बनाई गई और उस सरकार का नाम था क्या कहते हैं आपको सामुदायिक सरकार। ये सामुदायिक सरकार वो तीसरे सरकार का नाम था। सत्ता पॉइंट, सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। चुनाव आदि सामुदायिक सरकार जो है उसका क्या कहते हैं निर्माण जो है इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा, चुनाव संबंधित भाषा के जो लोग होते हैं वो सामुदायिक सरकार का क्या कहते हैं निर्माण करते हैं। तो आखिरी पॉइंट अगर हम देखें 8वां पॉइंट, तो इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधित शक्तियाँ हैं। इस सरकार के पास जो शक्तियाँ थी वो थी सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा के संबंधित। जो बेल्जियम देश में जो किस तरह की भाषा के संबंधित कोई भी समस्या हो या सांस्कृतिक से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निवारण ये सामुदायिक सरकार करती थी। तो ये थी हमारी बेल्जियम की समझदारी कि बेल्जियम की समझदारी में क्या थी कि किस तरह बेल्जियम की सरकार ने दोनों समुदाय को शांत करने के लिए, दोनों समुदाय अपने देश के अंदर गृह युद्ध न होने के लिए क्या क्या कानून बनाए और किस तरीके से वो तनाव को दूर किए। तो ये बेल्जियम की समझदारी को हम जान सकते हैं। श्रीलंका की तरह नहीं थी कि गृह युद्ध हो गया अंदर में तनाव के कारण और एक तरफ के लोगों की विकास पे जो जैसे श्रीलंका की सरकार थी कि केवल और केवल सिंगली भाषी लोगों का विकास हो, तो यहाँ पे वो नहीं थी। बेल्जियम देश में हमें दोनों भाषा, सभी भाषाओं के विकास हमें देखने को मिले। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था सत्ता की साझेदारी का। अब अगला सत्ता की साझेदारी का 4 टॉपिक, पहला टॉपिक सत्ता की साझेदारी का अर्थ, दूसरा बेल्जियम देश, तीसरा श्रीलंका और चौथा बेल्जियम की समझदारी। इसका क्या कहते हैं आपको इसके बारे में बता दिया गया है, पढ़ा दिए हैं। और अगले वीडियो में हम आएंगे तो पार्ट 3 में, सत्ता की साझेदारी के पार्ट 3 में हम क्या कहते हैं जिक्र करेंगे अगले 2 टॉपिक के बारे में। तो धन्यवाद। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा वैसे कि इस वीडियो में हम अपने पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।